हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्यम। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए नेट यानी कि योगा का पेपर 2, जो कि जुलाई 2018 का पेपर है। और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन 2 मुंडकोपनिषद, ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 मांडूक्य उपनिषद, ऑप्शन 4 कठोपनिषद। इसका पहले का जो उत्तर है वो है मांडूक्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। इसका जो सही उत्तर है योग वशिष्ठ में ज्ञान योग के ऊपर आपका बल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 ज्ञान योग। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की दो मुख्य अवधारणाएं हैं? वेदांत, सांख्य, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक। इसका जो सही आंसर है, पुरुष और प्रकृति की जो वर्णन किया गया है वो सांख्य योग में किया गया है। तो इसमें आप सांख्य दर्शन के अंदर आप इसको देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? अलम्बुशा, कुहू, कुर्म और शंखिनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुर्म। कुर्म नाड़ी इसमें नहीं है, क्योंकि 14 नाड़ियों में जो हमारी 10 मुख्य नाड़ियां हैं उनमें अलम्बुशा, कुहू और शंखिनी इन तीनों का नाम है, इसका नाम नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, यानी कि ये नाड़ी नहीं है। योग वशिष्ठानुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? शुभेच्छा, विचारणा, सद्भावना और तनुमानसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सद्भावना। सद्भावना इसमें नहीं आता है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा ये तीनों के तीनों आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर उदान वायु। और उदान वायु का मतलब है कि जो आपका उदान वायु है ये आपको विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य करता है, और ये आपको ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? उपयुक्त आहार एवं विहार, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त शयन व जागरण और युक्ति पूर्वक कर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि युक्ति पूर्वक कर्म अगर हमारे जो है नहीं हो तो उसके कारण ये योग सिद्ध नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का क्या उपाय है? अगर हमें अमरता की प्राप्ति करनी है तो हमें विद्या को ग्रहण करना होगा। अगर हम विद्या को ग्रहण करेंगे तभी हमें अमरता की प्राप्ति होगी। इस तरह से इसमें बताया गया। ईशावास्य उपनिषद में अच्छे से वर्णन किया गया। जब हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, धारणासु च योग्यता मनसा किसका परिणाम है? ये इसका ऑप्शन है नंबर 1 ध्यान, नंबर 2 प्रत्याहार, नंबर 3 प्राणायाम, नंबर 4 संयम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राणायाम। धारणा धारणासु च योग्यता मनसा, इसके परिणाम के उपरांत मतलब हमें प्राणायाम की जो है, मतलब अगर हम प्राणायाम को जो है करते हैं तो हमें इसकी प्राप्ति होती है। धारणासु चय योग्यता मनसः। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन, दृष्टानु श्रविक विषयावितृष्णा किसका विशेष गुण है? ऑप्शन नंबर 1 वशीकार वैराग्य, ऑप्शन 2 पर वैराग्य, ऑप्शन 3 रितंब्रा प्रज्ञा, ऑप्शन 4 स्थित प्रज्ञ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वशीकार वैराग्य। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पतंजलि के अनुसार हे हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? हे हेतु अगर बात की जाए तो दृष्टा और दृश्य का ही परिणाम है, यानी कि हे और हेतु ये केवल दृष्टा और दृश्य के कारण ही है। अगर इनकी एकता हो जाती है तो हमें दुखों की प्राप्ति होती है। मतलब हम इस संसार को अगर हम एक समझने लगते हैं दृष्टा और दृश्य को, तो हमें जो है इस संसार के अंदर दुखों की प्राप्ति होती है, और हम जो है अपनी जो असंप्रजात समाधि है उससे बहुत दूर रहते हैं। ये इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 कुर्म नाड़ी, ऑप्शन 2 सूर्य संयम, ऑप्शन 3 संस्कार संयम, ऑप्शन 4 काय रूप संयम।
सो इसका जो सही उत्तर है वह संस्कार संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्मिता का अभिप्राय किसकी एकता से है? अस्मिता का अभिप्राय जो है दृक् और दर्शन शक्ति की एकता से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विविध विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रोत आकाश, यानी कि जो आपका इसका जो सही आंसर है वह है श्रोत आकाश संबंध पर संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान नादानुसंधान के अभ्यास के दौरान किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघ की ध्वनि, और ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ माना गया है? सो यम में जो है मिताहार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है इनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रहता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के चार प्रकारों का उल्लेख किया गया है? सो ये किया गया है दोस्तों ऑफ कोर्स भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इन चारों जो है व्यक्तित्व का जो है वर्णन किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। घेरंड संहिता के अनुसार दंत धोती के कितने प्रकार हैं? सो घेरंड संहिता में दंत धोती के 5 प्रकार बताए गए हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 5। किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? सो सर्वाधिक रेशा जो पाया जाता है वो गेहूं के अंदर पाया जाता है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। नॉन रैम निद्रा के कितने चरण होते हैं? नॉन रैम निद्रा के जो है दोस्तों नॉन रैम निद्रा के जो है 4 चरण होते हैं, और ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच पाया जाता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है दाएं अलिंद के बीच में और दाएं निलय के बीच में। दाएं निलिंद दायां अलिंद कौन सा होता है दोस्तों? दायां मतलब राइट साइड, अलिंद का मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो दायां दायां अलिंद और दाएं नीला के बीच में आपका ट्राइस्पिड वाल्व आपका पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ऑफ कोर्स हमारे अंडाशय, यानी जो जो हमारा पुरुषों का जो अंडाशय होता है उससे ये डेवलपमेंट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? जो T3 हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से डेवलप होता है, इससे स्रावित होता है। सो इसका करेक्ट आंसर थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? सो संयोजी ऊतक का जो उदाहरण है वो है दोस्तों रक्त, क्योंकि रक्त को ही कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है, यानी कि रक्त जो है हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को ले जाने का काम करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन। सर्केडियम क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होती है? सो सर्केडियम क्लॉक क्लॉक जो है हाइपोथैलेमस के अंदर उपस्थित होती है, इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रज्ञापराध में सम्मिलित क्या नहीं है? सो प्रज्ञापराध में जो है हमारा मनोवृत्ति भ्रंश जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी धीभ्रंश, धृतिभ्रंश और स्मृति भ्रंश ये हमारा मौजूद है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता है, बाकी सब चीजें होती हैं। उच्च रक्तचाप होता है, उदरगत मोटापा होता है, डिसलिपिडीमिया होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं इसका करेक्ट आंसर है।
31 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्धवृत्ताकार, यानी सेमी सर्कुलर। अगर आप जो है क्लास में बच्चों को बिठाते हैं तो वो सबसे उत्तम व्यवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अगर किसी को भी अपना अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है या कुछ किसी को अच्छे से लर्न करना है, किसी भी विद्यार्थी को, तो प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर ये बात निर्भर करती है, क्योंकि प्रशिक्षक की एकाग्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रशिक्षक की शक्ति पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रशिक्षक स्पष्ट प्रशिक्षण देता है तो उस पर आपका ये मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेक्षा ध्यान ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है विचारों के प्रत्यक्षण का, एकाग्रता के प्रत्यक्षण का, वस्तुओं के प्रत्यक्षण का और स्वप्नों के प्रत्यक्षण का। प्रेक्षा ध्यान में जो है विचारों के प्रत्यक्षण का जो है अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? भावातीत का जो प्रतिपादन किया था वो है महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी इसका करेक्ट आंसर है। 34 का 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन। शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? शिक्षण का उद्देश्य हमारा वातावरण में बदलाव बिल्कुल नहीं होता है, विषय में बदलाव बिल्कुल नहीं होता है, विद्यार्थी में बदलाव बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षक में बदलाव इसका सही आंसर नहीं है। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विद्यार्थी में बदलाव लाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। 36 क्वेश्चन। मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि कौन सी हो सकती है? अगर हमें मूल्य शिक्षा प्रदान करनी है बच्चों को तो पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा तथा भावनात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण है? इसका जो करेक्ट आंसर है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ये जो है लक्षण है। इसका जो आंसर है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया योग में सम्मिलित क्या क्या नहीं है? क्रिया योग में दोस्तों, क्रिया योग में तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें स्वाध्याय है, तप है, अविद्या नहीं है इसके अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। ए बी सी, ए बी डी। इसमें ए बी डी जहां भी आपको मैच कर रहा हो, ए बी डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है। ये कौन कौन से जो है ऑप्शन है इसमें? सम्यक ज्ञान का उपदेश देता है, सम्यक चरित्र का भी देता है, सम्यक दर्शन का भी देता है, सम्यक वाक का ये नहीं देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शताधिक आयु के पुत्र और पौत्राधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर है, गो हाथी अश्वादी। ऑप्शन नंबर सी, भूमंडल का साम्राज्य भी इसमें दिया था। आत्मज्ञान का इसमें प्रलोभन बिल्कुल नहीं दिया था। इसके जो करेक्ट आंसर है ए बी सी, और ए बी सी के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 40 का 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है? इसमें ईडा को जो जाना जाता है वो गंगा के नाम से जाना जाता है, पिंगला को यमुना के नाम से जाना जाता है और सुषुम्ना को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी सी ए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के क्या क्या गुण बताए गए हैं? भगवत गीता के क्या क्या गुण बताए गए हैं? सुख और प्रीतिवर्धक होना चाहिए, उष्ण और लवणीय होना चाहिए। उष्ण और लवणीय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चिंता और व्याधिकारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। आयु और बुद्धिवर्धक आपको इसको कह सकते हो, सुख और प्रीतिवर्धक इसमें आपको कह सकते हो। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, ए और सी। ए और सी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? सो अभ्यास की सिद्धि अगर हमें करनी है तो इसमें निरंतरता होनी चाहिए और दीर्घकाल, यानी कि जब भी हम अभ्यास करते हैं तो उसमें लंबे समय तक अभ्यास इसमें बताया गया है और निरंतरता बताई गई है। सो अगर हम दीर्घकाल और निरंतरीय, इसमें कहा गया है कि सेतु दीर्घकाल निरंतरीय, इस तरह से करके इसमें वर्णन किया गया है। ये जो है जो मंत्र है सेतु दीर्घकाल निरंतरीय, इस तरह से करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी और सी। सो बी और सी के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? सो सहभोग के अकॉर्डिंग जो है इसमें दुख दोर्मनस्य श्वास प्रश्वास ये तो इसमें बताए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर ये है। इसमें जो नहीं बताया गया, इन्होंने पूछा है कि कौन से नहीं है, तो स्त्यान और अनुवस्थित्व नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी और डी, यानी कि सी और डी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायी नहीं बताए गए हैं इसमें? सो अगर हम बात करें तो वात वाले व्यक्ति को जो है एक तो शीत वाला जो है मतलब इन्होंने पूछा है कि लाभदायी नहीं है। सो एक तो शीत आंसर है इसका, और एक ऑप्शन है इसमें रूक्ष, रूखा भी भोजन इसमें वात वालों के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। सो स्निग्ध तो इसमें जो है ठीक बताया गया है, यानी कि ये इसमें नहीं है। और गुरु, वात वालों को गुरु भी नहीं करना चाहिए, इन्होंने नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो योग साधना में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो साहस और उत्साह का हमारे अंदर जो है होना चाहिए, यानी कि अगर आपके अंदर साहस है और उत्साह है तो आप योग साधना में बहुत आगे तक जा सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हर प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? सो 10 मुद्राओं के अंदर दोस्तों शांभवी मुद्रा नहीं है और अश्विनी मुद्रा भी इसमें नहीं बताई गई है। महाबंध को इसमें बताया गया है, यानी कि इसमें ये इन्होंने नहीं पूछा है, तो महामुद्रा को भी इसमें बताया गया है और महाबंध को भी बताया गया है। सो करेक्ट आंसर सी और डी है, इन्होंने नहीं पूछा है। सो सी और डी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूखा प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? अगर कोई व्यक्ति शीतकारी प्राणायाम और शीतली कर देता है तो वो कभी भी भूख प्यास से कभी भी पीड़ित नहीं होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शीतकारी, शीतली और एक खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में भी इसमें अच्छा वर्णन किया गया है कि जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है उसको भूख प्यास कभी भी पीड़ित मतलब परेशान नहीं करती है। सो इस तरह से करके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। अरेखित पेशियां पाई जाती हैं और जो अरेखित पेशियां जो पाई जाती हैं वो हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में, ये सही आंसर है इसका। आंत और यकृत में, बिल्कुल सही आंसर है। हृदय में तो इसमें पाई जाती हैं, सो ये इसका आंसर नहीं होगा। हाथ और पैरों में भी अरेखित पेशियां नहीं पाई जाती। सो अरेखित जो पेशियां पाई जाती हैं वो हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में पाई जाती हैं। आंत और लिवर जो हमारा यकृत है, लिवर है यानी, उसमें भी ये पाई जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राणी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। सो प्राणी कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है? सो इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लोबुलर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स। सो ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या हैं? सो ऊर्जा के समृद्ध स्रोत अगर बात करें तो हमारे ऊर्जा के जो समृद्ध स्रोत हैं वो है, एक तो हमें ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है वसा से, और एक मिलती है हमें विटामिन से।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए और डी। सो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। घेरंड संहिता के अनुसार योगाभ्यास के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? सो इसमें जो बताया गया है वो है कुष्मांड, पटोल इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, ये वर्जित होता है। और डी ऑप्शन कुलत्थ, ये तीनों ए सी और डी, यानी कि ए सी और डी, इसमें ये भी मना किया गया है। यानी कि पटोल तो अलाउड है, लेकिन कुष्मांड, लकुच और कुलत्थ ये इसमें वर्जित बताए गए हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? कपालभाति अगर अगर आप कर रहे हो तो आपको ये इसमें निम्न रक्तचाप में तो अच्छा बताया गया है, और हाई रक्तचाप में इसको बिल्कुल मना किया गया है। सो ये इसका एक करेक्ट आंसर है। और हर्निया में भी कपालभाति को नहीं करना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बी और सी। सो बी और सी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो इसका जो निषिद्ध है वो है बी और सी, यानी कि उच्च रक्तचाप और हर्निया में जो है हमें कपालभाति नहीं करना चाहिए। शशांक आसन किस रोग में निषिद्ध है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शशांक आसन कोई आसन नहीं होता। शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। सो चंद्रमा का ये अभ्यास नहीं होता। जो ये शशांक आसन होता है, ये जो है रैबिट पोस्चर के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम शशकासन कहते हैं। शश मतलब खरगोश होता है। सो शशकासन से हम लोग शशकासन तो शशकासन में कौन से जो रोग निषिद्ध हैं? मतलब अगर आपको शशकासन किस में नहीं करना चाहिए? एक तो स्लिप डिस्क में नहीं करना चाहिए, एक जो है वर्टिगो में नहीं करना चाहिए। सो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इनमें आपका निषेध बना है। किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया है? सो ऑप्शन नंबर 1 कार्ल जुंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 एल्बर्ट बंडूरा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स, बिल्कुल सही बात। और अब्राहम मैस्लो, यानी कि सी और डी इज द करेक्ट आंसर। सो मानव दृष्टिकोण को विकसित करने में कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्मृति के 3 चरण कौन कौन से होते हैं? सो स्मृति के जो 3 चरण है वो है पुनर्प्राप्ति, बिल्कुल सही उत्तर है। कूटबद्ध करना, बिल्कुल सही बात है। और पूर्वाभ्यास, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी संग्रहण, बिल्कुल सही। सो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ए बी डी देखा जाए तो बी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन नंबर, मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? अगर आप मूल्य से संबंधित आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो संपन्न समाज, शांतिपूर्ण समाज, स्वस्थ समाज, राजनीतिक रूप से स्थिर समाज। सो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है शांतिपूर्ण समाज हमें प्राप्त होता है और स्वस्थ समाज हमें मिलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति के कितने प्रकार हैं? सो घेरंड संहिता के अंदर शीतक्रम कपालभाति बताई गई है, वातसार, वहनिसार और व्युत्क्रम। सो इसमें केवल शीतक्रम के बारे में बात की गई है और व्युत्क्रम के बारे में बात की गई है। एक वात क्रम भी बताया गया है। तो 3 प्रकार की जो है इसमें बताई गई है। सो इसमें वहनिसार नहीं है और वातसार भी नहीं है। वात क्रम तो है, वातसार नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंग ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ए और डी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर क्या क्या करती है? सो हठ प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा जो है हमारे झुर्रियों को ठीक करती है, बिल्कुल सही उत्तर है। अनिद्रा को भी ठीक करती है, ये सही उत्तर नहीं है। बाल पकने को ठीक करती है और कंपन, यानी कि बॉडी के अंदर झुर्रियां आ जाए, बाल पक जाए और कंपन आ जाए, तो वहां पर हमारी महावेद मुद्रा हमारी इस तरह से हमारा ये सही करती है। सो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतः होते हैं। अगर लिखित पाठ योजना होती है तो उसके जो लाभ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी शिक्षक इस तरह से करेगा तो उसके चिंतन स्तर में वृद्धि होगी।
ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, बिल्कुल सही बात है। अगर लिखित में करेगा तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी, छात्र की क्षमता बढ़ाने, छात्र छात्र की क्षमता समझने में। देखो, लिखित पाठ योजना अगर टीचर करके लाता है तो उससे छात्र की क्षमता समझने में कोई इसमें हेल्प नहीं मिलती है, तो ये करेक्ट नहीं है। शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। सो ए बी डी के अनुसार अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में दिए गए दो कथन हैं जो एक सही है और एक गलत है, तो उसमें आइए अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है, बिल्कुल इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। सो ये एकदम सही बात है। धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है जिसमें उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, इसलिए आसन हर्निया में नुकसानदायक है, ये भी सही आंसर है। और ये दोनों एक दूसरे को जो है प्रॉपरली सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो 61 का जो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियों दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन दो सर्वाधिक प्रचलित हैं, बिल्कुल सही बात है। सांख्य और योग पद्धतियां ज्ञान योग और कर्म योग के मार्ग है, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड भी करते हैं। सो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक बिल्कुल सही बात है। गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। सो 63 का अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही उत्तर है 1, यानी कि दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे के लिए जो है सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ए जो है ए की सही व्याख्या, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है, बिल्कुल 64 का अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही उत्तर है। तनाव अपने आप में एक लक्षण तो होता ही है, ये बीमारी नहीं है। हानिकारक बाह्य उद्दीपकों द्वारा तात्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था में रूप में सामने आता है और विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती है, बिल्कुल इसमें जो ऑप्शन है दोनों सही हैं। और आर ए की ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सो 64 का 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है। सो सही बात है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है, बिल्कुल सही बात है। जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है, ये भी सही उत्तर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 66 पे चलते हैं। राजसिक आहार योगाभ्यास के लिए लाभदायक नहीं होता है। सो ये बिल्कुल सही उत्तर है। कटु लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है जो योग साधना में बाधक है। सो ये बिल्कुल सही उत्तर है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं होता है। सो इसमें अगर देखा जाए तो ये भी सही उत्तर है। और कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान का आहार अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है, बिल्कुल जो है इसका उत्तर है बिल्कुल सही। दोनों के दोनों सही हैं और दोनों के दोनों सेटिस्फाई भी करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सो प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, जैसे हिक्का, श्वासकोश, सिरसूल, कर्ण रोग,
कर्णशूल, नेत्रशूल और अन्य व्याधि उत्पन्न होती हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। सो ये सही उत्तर है। 69 पे जाते हैं। सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। और हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित भी करता है। बिल्कुल सही बात है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। सो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिरहण संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो 71 का जो सही आंसर है वो है, सबसे पहले स्थान की बात आती है, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद काल, काल की बात की गई है। फिर उसके बाद ए मिताहार की बात की गई है और फिर अंतिम उद्देश्य जो है नाड़ी शोधन का बताया गया है। सो बी डी ए सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका जो सही उत्तर है वो है सबसे पहले श्रावण, फिर सेकंड नंबर पे वेदना, थर्ड नंबर पे आदर्श, फोर्थ नंबर पे आस्वाद, फिफ्थ नंबर पे वार्ता। सो फिफ्थ नंबर पे ये है। सो फर्स्ट नंबर पे श्रावण, फिर उसके बाद वेदना, फिर उसके बाद आदर्श, फिर चौथे नंबर पे आस्वाद और पांचवें नंबर पे वार्ता। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका जो सही क्रम है वो है सबसे पहले प्रमाण, फिर उसके बाद जो आता है विपर्यय, सुप्रमाण, विपर्यय, विकल्प, उसके बाद बी ऑप्शन। फिर उसके बाद निद्रा आती है और फिर उसके बाद स्मृति आती है। सो ये इसका सही क्रम होता है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये इसका सही उत्तर है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक व्यवस्था में व्यवस्थित कीजिए। सो सबसे पहले संचार, फिर उसके बाद आता है संचालन, फिर उसके बाद आता है स्पर्श, उसके बाद आता है शोषण, और लास्ट में हमारा जो आता है वो है धूम्रवर्ण। ये इसका सही आंसर है। अगर इसके बात की जाए तो सबसे पहले डी आता है, फिर बी आता है, फिर ई आता है, फिर ए आता है और फिर सी आता है। सो इसका क्रम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी को निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो अगर बात की जाए तो सी परा, परा पहले नंबर पे आएगी, पश्यंती, फिर उसके बाद मध्यमा, फिर उसके बाद वैखरी और फिर उसके बाद मातृका। सो ये इसका सही क्रम है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित कर्शेरुकाओं के समूह का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले सी
सर्वाइकल कशेरुकाएं सबसे ऊपर आती हैं, फिर उसके बाद थोरैसिक आती हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि अवरोही क्रम, यानी कि जो सबसे ऊपर है उसको पहले रखना है, और जो उसके नीचे है सबसे ऊपर सर्वाइकल होती है, फिर थोरैसिक होती है, फिर उसके बाद लंबर आती है, लंबर लंबर हमारी बैक उसमें, और फिर सैक्रल आती है जो सबसे लास्ट में होती है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो नंबर 1, सांसारिक विषयों के बारे में सोचना। सो डी इज द फर्स्ट ऑप्शन। देन आसक्ति, फिर उसके बाद काम, और फिर क्रोध। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम बात करें समत्वम योग उच्यते, सो समत्वम योग उच्यते जो है ये गीता का सूत्र है। सो इसमें जो है सबसे पहले अगर योगश चित्त वृत्ति निरोधा की बात की जाए तो इसका मैच जो करेगा वो करेगा फोर्थ, योगः कर्मसु कौशलम। सो इसका जो उत्तर है वो है योगः कर्मसु कौशलम। सो ये जाएगा 50वां मंत्र है ये अपना। और समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते जो है 48वां मंत्र है गीता का सेकंड अध्याय का। और दुख संयोग वियोग योग संजितम, ये जो है बचा हुआ थर्ड आंसर है, यानी कि छठे उसमें 23वां सूत्र है गीता का। सो ये इसका जो करेक्ट आंसर है। अगर इसके अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सत्कार्यवाद और दर्शन। सत्कार्यवाद जो है हमारा 79 क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो सत्कार्यवाद जो है यानी कि किसी भी के काम होने का कोई कारण, अच्छा काम होने का भी कोई कारण होता है। सो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन में बताया गया है। अगर विवर्तवाद की बात की जाए, अगर विवर्तवाद की बात की जाए तो वेदांत दर्शन के अंदर बताया गया है इसको। विवर्तवाद जो है इसके अंदर बताया गया है। स्यादवाद जो है ये, स्यादवाद जो है जैन दर्शन में बात की गई है, यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें सो सी ऑप्शन स्यादवाद जैन दर्शन में बात की गई है, और जो क्षण भंगुरवाद है वो बौद्ध दर्शन में बात की गई है। सो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें 3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। सो अगर इसके बारे में बात की जाए तो जागृत अवस्था जो है आकार में बताई गई है, थर्ड ऑप्शन। स्वप्न अवस्था जो है उकार में बताई गई है। सुषुप्ति अवस्था जो है हमारी मकार में बताई गई है, और तुरीय अवस्था जो है हमारी अमात्र बताई गई है। सो क्वेश्चन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए का 3, बी का 1। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्व वैशारदी, तत्व वैशारदी जो है ये वाचस्पति मिश्र ने जो है की है, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर ए का 2 है। बाकी सब अगर आपने ए से 2 मैच कर दिया तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा, 2 ऑप्शन। सो बी का फोर्थ है योग वार्तिक, योग विज्ञान भिक्षु। मणिप्रभा, मणिप्रभा जो है रामानंद यति जी, और योग सुधाकर जो है सदा शिवेंद्र सरस्वती। सो करेक्ट आंसर इज 2 ऑप्शन। सो 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपर वैराग्य क्रिया योग, पर वैराग्य असंप्रजात समाधि। असंप्रजात समाधि अगर इसमें बात की जाए तो सो जो 82 क्वेश्चन है
उसमें हम अपर वैराग्य को जो है संप्रजात समाधि के साथ मैच करेंगे। और क्रिया योग अगर हम करते हैं तो क्लेश का तनुकरण होता है हमारा। पर वैराग्य अगर हो तो हमारा जो है, अगर पर वैराग्य की बात करें तो कैवल्य की हमें प्राप्ति हो जाती है। और असंप्रजात समाधि में ही प्राप्त हो सकती है। सो असंप्रजात समाधि जो है सेकंड कैवल्य की प्राप्ति हमें कराती है। सॉरी, बाय मिस्टेक कह दिया, डी का कैवल्य है और जो पर वैराग्य है वो जो है असंप्रजात समाधि है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए का फोर्थ, लास्ट ऑप्शन। सो 82 का 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाद योग समाधि, ध्यान योग समाधि, और अगर इसमें बात की जाए तो लय सिद्धि और रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, खेचरी। ध्यान योग समाधि जो है सांभवी मुद्रा में हमें जो है, ध्यान योग समाधि जो है हमारी, लय सिद्धि समाधि जो है हमारी योनि मुद्रा, रसानंद समाधि हमारी सांभवी मुद्रा। सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी का थर्ड इसमें है और इसमें है। और जो आपका नाद योग समाधि है वो आपकी आएगी खेचरी मुद्रा। और जो ध्यान योग समाधि है वो आपकी आएगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, एक बार इसको दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंडरसन, गार्डनर, स्टेनबर्ग, सेसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंडरसन का बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और गार्डनर जी ने जो है बहु बुद्धिलब्धता का सिद्धांत दिया है। स्टेनबर्ग जी ने जो है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है। और सेसी ने जो है बुद्धि का जैव पारिस्थितिक सिद्धांत इसमें दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन बी वन की अगर कमी हो जाए तो इसमें क्या हो जाता है? विटामिन बी वन से जो है हमें बेरी हो जाता है। बी टू से हमें जो है एंगुलर स्टेमेटाइटिस हो जाता है। B12 से हमें जो है मैगोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और B3 की कमी से जो है पेलाग्रा हो जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। मोटापे में कौन सा अभ्यास आप कर सकते हैं? सो मोटापे में आप जो है नौकासन इसमें अच्छा बताया गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस अगर आपको है तो भुजंगासन आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत अच्छा बताया गया है। और अगर आपको गर्भावस्था है तो तितली आसन बहुत अच्छा बताया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेति के करने से हमारे जितने भी हमारे जतुर्धव रोग हैं वो सब दूर होते हैं। धोती से जो है बस्ती से जो है हमारे सारे गुल्म रोग ठीक होते हैं। त्राटक करने से जो है हमारे तंद्रा रोग दूर होते हैं। और धोती से जो है चतुर्धव रोग सही होते हैं हमारे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ए का 2 यानी कि सेकंड। नेति से चतुर्धव रोग, धोती से श्वास रोग, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया है, धोती से श्वास रोग हमारे दूर होते हैं। और जो बस्ती है हमारी उससे जो है हमारे गुल्म रोग ठीक होते हैं, ये हमारा सही है। और त्राटक से जो है हमारे तंद्रा रोग ठीक होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। व्याख्यान विधि हमारी जो बताई गई है वो है औपचारिक विधि। औपचारिक शिक्षण हमारा जो है व्याख्यान विधि से ही चलता है। और समूह चर्चा विधि में हमारे समाधान होते हैं। प्रदर्शन विधि में हमारा जो है कौशल का विकास होता है। निर्देशित अभ्यास विधि में आप गृह कार्य दे सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अभी एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? बाह्य वृत्ति है, स्तंभ वृत्ति है, मनोवृत्ति है और आभ्यंतर वृत्ति है।
सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मनोवृत्ति है, यानी कि ये तीनों तो अभ्यास बताए गए हैं, तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है, इन्होंने पूछा नहीं है, तो मनोवृत्ति नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। सो ध्यान इसका जो है करेक्ट आंसर है। 90 का 4 ऑप्शन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा बताया गया दोस्तों, बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने। धारणा, छठा अंग धारणा है, सातवां ध्यान है, और फिर ध्यान के बाद समाधि। सो धारणा इज द करेक्ट आंसर, 90 का 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग के नियम में से किस अंग के द्वारा व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है? सो अगर किसी के अंदर द्वंद्व आ जाते हैं तो वो जो है आसनों से इसको दूर कर सकता है। अगर कोई आसनों का अभ्यास करता है तो उसके अंदर द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करते हैं। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रत्याहार। जब हम बाह्य विषयों से अपने आप को दूर कर लेते हैं तो मतलब प्रत्याहार की जो है क्रिया मानी जाती है। अपरिग्रह नियमों में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो अपरिग्रह जो है यमों के अंदर आता है। क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इस तरह से इसमें बताया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यम है। ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्न में से किसके द्वारा हटता है? सो ये हटता है प्राणायाम के द्वारा। जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर से ये सब हट जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? सो द्वितीय जो योग दिवस है वो 2016 में मनाया गया, क्योंकि 21 जून 2015 से पहली बार इसको मनाया गया था, तो सेकंड जो योग दिवस है वो 21 जून 2016 को मनाया गया। 21 व 22 जून 2016 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की विषय वस्तु क्या थी? सो अगर 96 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो काया एवं कायातीत के लिए योग, ये इसकी जो थीम थी। अगर देखा जाए तो पैराग्राफ में भी अगर आप चेक करेंगे तो ये इसका सही उत्तर आएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने प्रतिभागियों ने देश के नागरिक की एक योग अभ्यास में सत्य प्रतिभागिता रही है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 35,985। अगर पैराग्राफ में भी आप देखेंगे तो 35,900 जो है 85 इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसको ही आपको देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों में से किस तिथि को सर्वसम्मति 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संकल्प अनुसार अनुमोदित किया गया है? सो जो है ये अनुमोदन जो पास हुआ था वो था 11 दिसंबर 2014 को। अगर पैराग्राफ में देखें सो 11 दिसंबर 2014 इसको जो है संयुक्त राष्ट्र सभा में 193 लोगों देशों ने इसको स्वीकार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 दिसंबर 2014। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के समय कितने दिव्यांगों ने योग अभ्यास क्रम का प्रदर्शन किया? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 150 लोगों ने। योग निम्नलिखित में से किसके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करता? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विचार और स्वप्न, इसके बीच में नहीं करता। मन और शरीर के बीच में तो करता है, विचार और कर्मों के बीच में करता है, मानव और प्रकृति के बीच में करता है, विचार और स्वप्न के बीच में नहीं करता है। सो ये था दोस्तों आपका पेपर नंबर 2 जुलाई 2018 का। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। जुलाई 2018 का पेपर था, और हम डेली इस तरह से जो है सारे पेपर एक एक करके करेंगे। और डिटेल्ड अगर एनालिसिस की बात की जाए तो हम एक दिन फिर किसी दिन इसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट किसी पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।